नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ये बुलेटिन आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। बंगाल में चुनावी हार के बाद सीएम कुर्सी चले जाने के बाद टीएमसी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन ममता का हौसला कायम है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में खनन पर सख्त रोक लगाकर बड़ा फैसला दिया। देश में सीजेआई की टिप्पणी पर बवाल और नीट पेपर लीक से लेकर छात्रों की आत्महत्या तक सरकार पर सवाल तेज हो चुके हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात होगी, लेकिन पहले देख लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। ममता का जोश हाई, जिसे पार्टी छोड़ना है छोड़ दे, टीएमसी फिर खड़ी होगी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर अमित शाह को धमकी देने की एफआईआर दर्ज। सीजेआई की कॉकरोच टिप्पणी पर बढ़ा विवाद, मनोज झा ने खुला पत्र लिख की आलोचना। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंज में नई परिभाषा तक खनन पर लगाई रोक। ईरान बोला भारत अपने रिश्ते खुद तय करे, चाबहार निवेश जारी रखने की अपील। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी अब पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। चुनावी झटके के बाद ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी टीएमसी के नेताओं और उम्मीदवारों को कहा है कि जिसे पार्टी छोड़कर जाना है वो जा सकता है, लेकिन टीएमसी झुकेगी नहीं और संगठन को फिर से खड़ा किया जाएगा। शुक्रवार को कोलकाता स्थित अपने कालीघाट आवास पर ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान ममता ने नेताओं से कहा कि पार्टी दफ्तरों को दोबारा तैयार किया जाए, उनकी मरम्मत कराई जाए, रंग रोगन किया जाए और संगठन को जमीनी स्तर पर फिर से मजबूत बनाया जाए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो वो खुद भी पार्टी के दफ्तरों में पेंट करने पहुंचेंगी। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि जो नेता दूसरी पार्टियों में जाना चाहते हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं किसी को जबरदस्ती रोकने में विश्वास नहीं करती, जो जाना चाहता है चला जाए, मैं पार्टी को फिर से खड़ा करूंगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जनता का जनादेश लूटा गया है और टीएमसी इस लड़ाई को जारी रखेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में दावा किया गया है कि अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीधे तौर पर धमकी दी थी। उन्होंने कोलकाता के एक जनसभा में कहा था कि 4 मई के बाद उन्हें दिल्ली का कोई गॉडफादर भी नहीं बचा पाएगा। इसी बयान को आधार बनाकर पुलिस ने उनके खिलाफ दंगा भड़काने और नफरत फैलाने जैसी कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अभिषेक बनर्जी पर इस कार्रवाई से ठीक एक दिन पहले बंगाल की राजनीति में एक और बड़ी हलचल हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद टीएमसी नेताओं के साथ कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची थी। उन्होंने चुनाव के बाद राज्य में हुई भीषण हिंसा और अपनी पार्टी के दफ्तरों पर हुए हमलों का मुद्दा कोर्ट में उठाया। दरअसल राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर भी टीएमसी नेता हैं। ईडी ने टीएमसी के कद्दावर नेता और पूर्व दमकल मंत्री सुजीत बोस को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूर्व मंत्री रथिन घोष सहित कई टीएमसी नेताओं मंत्रियों को ईडी ने कई मामलों में समन भेजा है और पूछताछ जारी है। सीजेआई सूर्यकांत का बेरोजगारों को कॉकरोच और परजीवी कहना उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। हर तरफ उनके बयान की आलोचना हो रही है। इस मामले पर आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सीजेआई के खिलाफ खुला पत्र लिखा और कहा कि ऐसी भाषा लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है और ये बेरोजगार युवाओं, आरटीआई कार्यकर्ताओं और पत्रकारों जैसे वर्गों का अपमान करती है। मनोज झा ने अपने पत्र में लिखा कि करोड़ों युवा आज बेरोजगार, भर्ती में देरी और आर्थिक असुरक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं और ऐसे में उन्हें परजीवी कहना बेहद आहत करने वाला है। उन्होंने कहा कि आरटीआई आंदोलन और स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ है और उन्हें संदेह की नजर से देखना खतरनाक संकेत है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका से उम्मीद की जाती है कि वो असहमति की आवाजों की रक्षा करेगी, न कि उन्हें अपमानित करेगी। पत्र में ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर आलोचना को राष्ट्र विरोध या व्यवस्था विरोध के रूप में देखा जाने लगा तो लोकतंत्र की बुनियादी संरचना कमजोर पड़ सकती है। लोकसभा चुनाव 2029 में भले ही अभी बहुत समय हो, लेकिन कांग्रेस के भीतर प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। रेवंत रेड्डी ने भरोसा जताया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ अगला चुनाव ही नहीं जीतेगी, बल्कि अगले 1 दशक तक केंद्र की सत्ता में बनी रह सकती है। रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस सबसे पहले राहुल गांधी को अपना आधिकारिक प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करेगी और उसके बाद इंडिया गठबंधन में शामिल बाकी दलों को इस पर सहमत करने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन एक साझा नीति दस्तावेज तैयार करेगा, जिसके आधार पर जनता से वोट मांगे जाएंगे। रेवंत ने दावा किया कि देश में बदलाव की राजनीति की जरूरत है और राहुल गांधी उस बदलाव का चेहरा बन सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने शिकोपुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत से जमानत मिलने के बाद
ईडी पर बड़ा हमला बोला है। राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलने के बाद वाड्रा ने कहा कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, लेकिन ईडी सरकार के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो जांच में पूरा सहयोग करते रहेंगे। कोर्ट से बाहर निकलते ही रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं न्यायपालिका पर भरोसा करता हूं। ईडी सरकार के निर्दोषों पर काम कर रही है, लेकिन मुझे डर नहीं है। मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। वाड्रा ने खुद को निडर बताते हुए कहा कि वो कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करेंगे और हर जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। अरावली रेंज को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने अब साफ कह दिया है कि जब तक नई विशेषज्ञ समिति अरावली की सही और वैज्ञानिक परिभाषा तय नहीं कर देती, तब तक 1 इंच जमीन पर भी खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि अरावली की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और फिलहाल इलाके में किसी भी तरह की माइनिंग गतिविधि दोबारा शुरू नहीं की जा सकती। सुनवाई के दौरान खनन कंपनियों और लीज धारकों की तरफ से दलील दी गई कि नई माइनिंग लीज या फिर पुरानी लीज के नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी रहने दी जाए, लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि अदालत ऐसा कोई आदेश नहीं देगी जिससे अरावली में दोबारा खनन शुरू हो सके। कोर्ट ने कहा कि पहले विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आएगी, फिर यह तय होगा कि अरावली की वास्तविक सीमा और संरचना क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट जल्द ही विशेषज्ञों की एक समिति गठित करेगा जो अरावली पर्वतमाला की वैज्ञानिक और व्यापक जांच कर नई परिभाषा तय करेगी। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। पीएम मोदी बोले विदेश जाने पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड केमिस्ट्री टीचर गिरफ्तार। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। भारत यूएई की दोस्ती पर ईरान का बयान खुद तय करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर नया टैक्स लगाने की सभी खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मीडिया में एक खबर तेजी से वायरल हो रही थी। दावा किया जा रहा था कि सरकार विदेश यात्रा पर कोई नया सरचार्ज या फिर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। इस खबर के सामने आते ही विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे लोगों के बीच हड़कंप मच गया था, लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर देश के सामने सच्चाई रख दी है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर इस अफवाह का अंत कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार विदेश यात्रा पर ऐसी कोई भी पाबंदी लगाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। सीबीआई ने पुणे के एक केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी को नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड बताते हुए गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रोफेसर एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल था। इसी वजह से उसके पास नीट परीक्षा के असली सवाल पहले से मौजूद थे। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में उसने बच्चों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इस काम में ब्यूटी सैलून चलाने वाली मनीषा वाघमारे ने उसकी पूरी मदद भी की थी। सीबीआई ने मनीषा को भी 2 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रोफेसर ने पुणे में अपने घर पर छात्रों के लिए स्पेशल क्लास चलाई थी। इस क्लास में उसने छात्रों को परीक्षा में आने वाले सारे सवाल और जवाब रटवाए थे। छात्रों ने इन सभी सवालों के जवाब अपनी कॉपियों में बाकायदा नोट भी किया था। जब 3 मई को असली परीक्षा हुई तो सारे सवाल इस कॉपी से हूबहू मैच कर गए। राहुल गांधी ने नीट अभ्यर्थियों की आत्महत्या को सिस्टम द्वारा हत्या करार देते हुए परीक्षा घोटालों पर मोदी सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लखीमपुर खीरी के छात्र ऋतिक मिश्रा की मौत पर गहरा दुख जताया। राहुल ने लिखा कि अब नहीं देनी होगी प्रतियोगी परीक्षा। लखीमपुर खीरी के 21 साल के ऋतिक मिश्रा के ये आखिरी शब्द थे। तीसरी बार नीट देने वाला ये बच्चा परीक्षा रद्द होते ही टूट गया। गोवा में भी एक नीट अभ्यर्थी ने जान दे दी। राहुल ने कहा कि ये बच्चे परीक्षा से नहीं हारे, इन्हें एक भ्रष्ट तंत्र ने मारा है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि पिछले 11 साल में 148 परीक्षा घोटाले हुए हैं। इन घोटालों की वजह से करीब 9 करोड़ बच्चों का भविष्य अधर में लटका है। राहुल ने हैरानी जताई कि इतने बड़े घोटालों में अब तक सिर्फ एक को सजा मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेंसियां जांच तो करती हैं, लेकिन दोषियों को सजा नहीं मिलती। राहुल के मुताबिक घोटालेबाज अधिकारियों को सजा के बजाय बड़े पदों का इनाम मिलता है। उन्होंने सीधे पीएम मोदी से पूछा कि आपकी जवाबदेही जागने के लिए और कितनी जाने चाहिए। राहुल ने युवाओं से वादा किया कि वे इस लड़ाई को आखिरी दम तक साथ में लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आपका भविष्य चुराने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार के विवादित भोजशाला परिसर को माता सरस्वती का मंदिर घोषित कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने साल 2003 का वो आदेश रद्द कर दिया है जिसके तहत वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। कोर्ट का कहना है कि ऐतिहासिक सबूतों से साफ होता है कि ये जगह राजा भोज के समय का एक प्रसिद्ध संस्कृत केंद्र और सरस्वती मंदिर था। इस बड़े फैसले के बाद हिंदू पक्ष के लोगों ने जमकर जश्न मनाया और इसे अपनी बड़ी जीत बताया। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर पूरी तरह असंतोष जताया है। धार के शहर काजी वकार सादिक ने कहा कि वो इस फैसले को चुनौती देने के लिए जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुस्लिम पक्ष के वकीलों का कहना है कि कोर्ट ने केवल एएसआई
बीसीसीआई की सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाया और उनके तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए अलग जमीन मांगने का विकल्प भी दिया है, जिसे मुस्लिम पक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं संवेदनशील माहौल को देखते हुए पूरे धार जिले में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। प्रशासन ने इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदयाला जेल में लंबे समय तक अकेले रखने का मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। अलीमा खान का कहना है कि उनके भाई को जेल में जिस तरह अकेले रखा जा रहा है वो पूरी तरह गैर कानूनी है और उनके बुनियादी अधिकारों का खुला उल्लंघन है। अलीमा खान ने कोर्ट में कहा कि किसी भी अदालत ने इमरान खान को अकेले रखने की सजा नहीं सुनाई है, चाहे अल कादिर ट्रस्ट केस हो या फिर तोशा खाना मामला। किसी फैसले में ऐसी बात नहीं कही गई है। इसके बावजूद इमरान को लंबे समय से बाकी कैदियों से अलग रखा जा रहा है। अलीमा ने अदालत से मांग की है कि इस मामले में तुरंत दखल दिया जाए और इमरान खान को उनके कानूनी और मानवीय अधिकार दिए जाएं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि भारत किसी भी देश से रिश्ते रखने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के विदेशी फैसले उसका अपना संप्रभु और निजी मामला है। भारत के यूएई के साथ कैसे रिश्ते रहते हैं, इससे ईरान को कोई आपत्ति नहीं है। अपने रिश्ते पर भारत को खुद तय करना है। उन्होंने कहा कि भारत के कई देशों के साथ रिश्ते हैं और अपने रिश्ते तय करना भारत का काम है। हमारे लिए जो मायने रखता है वो है भारत के ईरान के साथ संबंध। दरअसल ईरान और यूएई के बीच तनाव चल रहा है। यूएई पर आरोप है कि उसने इस्राएल, अमेरिका और ईरान पर हमला करने का समर्थन किया। नेतन्याहू के युद्ध के बीच यूएई जाने की रिपोर्ट से ईरान और भड़का हुआ है। हालांकि पीएम मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा पर हैं और उन्होंने भी यात्रा की शुरुआत यूएई से की है। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर खबर का अपडेट लेकर ठीक शाम 6 बजे हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.